अलबत्ता ये बात सच है कि टिकट का दावेदार मैं भी था और सदर साहब ने काफी गंभीरता भी दिखाई। आप हैदराबाद में जाकर देखें, सीमांचल को उसी रूप में हम लोग देखना चाह रहे हैं जिस तरह से हैदराबाद के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तालीमी और हेल्थ सेक्टर में इनकलाबी काम किया है। वहाँ के बच्चे वहीं पर डॉक्टर बन रहे हैं, वहाँ के बच्चे वहीं से बीएड कर रहे हैं, इंजीनियरिंग वहीं से कर रहे हैं। हड्डी का ऑपरेशन हो, दिमाग का ऑपरेशन हो, हार्ट का ऑपरेशन हो, किडनी का ऑपरेशन हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के ही हॉस्पिटलों में काम हो रहा है। उसी तरह से सीमांचल को लेकर हम लोग चलना चाह रहे हैं। अब क्या लगता है कि एक बार फिर से लोग जिस पर क्यों विश्वास करें, क्यों उम्मीद करें? चूँकि विधानसभा चुनाव में लोगों ने जो विश्वास किया उस विश्वास के साथ तो छल किया गया, तो इसकी क्या गारंटी है कि अख्तरुल इमान को अगर सांसद बना दिया जाए तो वो इस तरह की छल नहीं करेंगे? कल 5 एक साथ बोल रहे थे, आज अकेला बोल रहे हैं, लेकिन बोल तो रहे हैं। मैं बहादुरगंज के विधायक जी से मैं कहना चाहूँगा कि आपको एक वक्त पूरी दुनिया देख रही थी, आज कौन देख रहा है? आपको तो वहाँ पर क्वेश्चन करने का भी सवाल करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। पार्टी को आपने मजबूत किया, इस बार भी आप पार्टी के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं, लेकिन उस स्तर पर आप पार्टी में नहीं दिख रहे हैं जैसे पहले दिख रहे थे। क्या आपका भी कहीं मोह भंग तो नहीं हो चुका है? इस बार खुद ही लड़ेंगे, अल्लाह ने चाहा, अगर पार्टी टिकट देती है तो। अगर मासूम रेजा साहब को टिकट मिलता है और वो विधायक बनते हैं तो ऐसे में 3 कामों को जानना चाहूँगा जो आप सबसे पहले करने चाहेंगे। मौजूदा जो सांसद है डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब कांग्रेस से हैं, लगातार इस बार भी शायद महागठबंधन से मौका उन्हीं को मिले और आपके अख्तरुल इमान भी एक तरफ होंगे। क्या लगता है कि दोनों में से कौन बेहतर होंगे, और अगर जो बेहतर होंगे तो वो क्यों बेहतर होंगे? क्या सारी चीज़ों को हम जाएंगे? मैं कहता हूं कि परिस्थिति के एमपी हैं हमारे जावेद साहब। आप एक सांसद हैं, आपको शर्म आती है बीडीओ ऑफिस में जाके बैठने में? कैंप लगाना चाहिए आपको। मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाता है, कई बार आपने जनता दरबार लगाया। एक सांसद होकर हमारा सवाल है, भाई मैं आपका विपक्षी पार्टी हूँ, मैं आपसे सवाल करता हूँ, बहादुरगंज में कई बार आपने जनता दरबार लगाने का काम किया? तो इनमें तो कोई क्वालिटी ही नहीं है साहब। लड़ेगा एमआईएम, वोट होगा आपको, ऐसा मुमकिन नहीं है। लड़ेगा एमआईएम तो वोट भी पाएगा एमआईएम। वहां तो एमआईएम लड़ रही है और जब वोट आता है तो कहते हो एमआईएम बीजेपी का बी टीम, एमआईएम बीजेपी से लड़े, 2-2 हाथ करे। आप सक्षम भी नहीं हो, खामोश रहते हो, हमारे हक हुकूक की लड़ाई में बिल्कुल खामोश रहते हो और कहते हो कि वोट हमें दो। एमआईएम बेहतरीन 8-10 एमपीज हम लोग चुनकर जा रहे हैं पार्लियामेंट। मैं संदेश ये देना चाहूँगा, ओम ईश्वर अल्लाह गॉड एक हैं। जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ है असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो जब भी बात करते हैं सिर्फ मुसलमानों के लिए बात करते हैं, तो क्या उन्हें हिंदुओं के लिए बात नहीं करना चाहिए? सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। केडीबी लाइव में आज हम पहुँचे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूथ प्रदेश सचिव मासूम रेजा साहब के पास। हम उनसे जानना चाहेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मौजूदा राजनीति को लेकर बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करना है। सबसे पहले मासूम रेजा साहब, आपका केडीबी लाइव में हम स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज़ साहब, ख़ास तौर से केडीबी लाइव मीडिया के सभी हजरात को, सबको मैं दुआएं देता हूं, सलाम करता हूं। बेहतरीन मैंने पिछले कुछ दिनों का आप लोगों का इंटरव्यूज़ देखा है। काफ़ी अंदाज में, काफ़ी ज़ोरदार अंदाज में आप लोगों ने मामलात को, इस इलाके के मामलात को उठाया है। जो इस इलाके की समस्याओं को आप लोगों ने लोगों के सामने में ला के रखा है और हमारे सियासी लोग हों, प्रशासन के लोग हों, जिस पे असर पड़ता है, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप लोगों का भी। आप पहले यूथ अध्यक्ष थे जिला में, अब आपको पद में उन्नति किया गया है, अब प्रदेश कमेटी में आप आ गए हैं। कैसा फील हो रहा है? इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? क्योंकि जब आप जिला को संभाल रहे थे बड़ी मजबूती से आपने संभाला, जिसका रिजल्ट भी हमने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा। तो अब आपको प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पार्टी ने इस लायक हमें समझा। हम तो पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता हैं, एक छोटा सा कार्यकर्ता है, खिदमतगार हैं। लोगों के बीच ईमानदारी से पार्टी को लेकर, लोगों के हालात को लेकर, समस्याओं को लेकर हम लोग तो लड़ने वालों में से हैं। असल में हम लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जब आंदोलन हम लोगों ने छेड़ा और उसमें हमें कामयाबी मिली, उसके बाद कहीं ना कहीं इस इलाके की समस्याओं को लेकर हम लोग लड़ते रहे लगातार, और उसमें फिट बैठता है हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल इमान साहब, उनकी पार्टी AIMIM। तो एक खिदमतगार की नीयत से मैं काम कर रहा हूँ, बल्कि हमारे ज़्यादातर कार्यकर्ता उसी अंदाज में, हम लोगों ने पैसों को नहीं देखा, हम लोगों ने पद को नहीं देखा। आपने देखा होगा पिछले दिनों में भी कि जो चंद दिनों पहले हमारी पार्टी में आए
कुछ लोग 10 दिन पहले, कुछ लोग 15 दिन पहले, कुछ लोग 1 महीना पहले, 2 महीना, और जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो बगावत कर बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अख्तरुल ईमान साहब से 2009 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मौलाना असरार साहब या तस्लीम साहब से तो खैर उल्फत थी बहुत पहले से, लेकिन ख़ास तौर से अख्तरुल ईमान साहब से 2009 से मैं जुड़ा हूँ। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ऐलान किया जा रहा था तस्लीमुद्दीन साहब के साथ किशनगंज के अंदर, किशनगंज रेलवे स्टेशन पे इसका ऐलान हुआ था, और उसी में एक ऐलान हुआ था आपका नदियों पे बांध का, तटबंध का, जिसमें महानंदा बेसिन योजना का भी किया गया था। तब से एक उल्फत सी हो गई अख्तरुल ईमान साहब से जुड़ने का, और फिर हाई स्कूल की लड़ाई, यहाँ स्कूलों की लड़ाई, मिडिल स्कूलों की लड़ाई, गरीब लोग जो हमारे दिल्ली, पंजाब और इस इलाके से 95% लोग जो बग़ैर दिल्ली पंजाब जाए, यहाँ रोजी रोज़गार का ज़रिया मुमकिन नहीं है, उनके लिए एक लड़ाई। यहाँ के बच्चे जो तालीम पाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, उसके लिए लड़ाई। इस लड़ाइयों में कहीं ना कहीं हमने पाया कि कोई पार्टी अगर खड़ी है, वो पार्टी है MIM। विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आप भी दबे मन से ही इसी टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उसके बाद आपको टिकट नहीं दिया गया, फिर जो लोग जीते वो उनकी पार्टी में क्या हुआ वो बेहतर आप बता ही रह सकते हैं। एक समय था जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किशनगंज में अछूता समझा जाता था, तब से आप पार्टी में है, जब लोगों के पास बोलने से हिचकिचाहट हो रही थी, जैसे ही MIM अगर बोला गया तो लोग वहाँ से उठकर चले जा रहे थे। उस लेवल से पार्टी को उस लेवल तक आप लोग लेके आए कि चार विधायक यहाँ से निकल गए, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपने दावेदारी की तो आपको नज़रअंदाज किया गया। कहीं सदर साहब से चूक हुई है, ऐसा आप मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सदर साहब ने जिनको टिकट दिया सीट भी निकली, सदर साहब से चूक नहीं हुई है। अलबत्ता ये बात सच है कि टिकट का दावेदार मैं भी था, और सदर साहब ने काफ़ी गंभीरता भी दिखाई। इंटरनल कुछ मामलात भी होता है, एक इलेक्शन लड़ना और लड़कर के सीट को निकालना, कुछ हालात होता है जो डिस्कस बात करना, उसमें कहीं ना कहीं उस वक्त हमारे सदर साहब को और मेरे बीच जो गुफ्तगुएं हुई तो मैं अपने आप को कुछ कमज़ोर पाया। मैंने सदर साहब से कहा कि ठीक है साहब, इन सारी पहलुओं पर इस वक्त मुझे लगता है कि जो उस वक्त विधायक थे काफ़ी बाहुबली और दबंग माने जाते थे, कई बार के 4 टर्म लगातार जीते हुए थे, उनको हराने के लिए हर हालात से मजबूत वाला ही आदमी को, चूँकि पार्टी हमारी यहाँ मजबूत थी, लेकिन और हालात को मजबूत देखने के लिए एक कहीं ना कहीं एक मामलात को देखते हुए मैंने कुर्बानी दी है। और आखिर टाइम में भी अख्तर साहब ने हमें बुलाया था, कुछ दोस्त यार थे जो मददगार थे हमारे, लेकिन वो बाद में खुले। अगर पहले खुल जाते तो यकीनन टिकट मैं ले लेता। चलिए, ये पुरानी बात है, बीता हुआ दौर है। पार्टी एक बार फिर से मेहनत में लगा हुआ पूरे बिहार में। आपने कुर्नी विधानसभा चुनाव लड़ा, उसके बाद आपकी पार्टी गोपालगंज में चुनाव लड़ा, हर जगह हार हुई पार्टी की। कहना कि एक इल्ज़ाम जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल पर लगाया जाता है कि आपके चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचता है, और MIM इसलिए चुनाव लड़ती है कि वो कहीं ना कहीं बंद दरवाजे से BJP का ही काम। इस आरोप को आप किस नज़र से देखते हैं? मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि आम आदमी क्या उनके पॉकेट की पार्टी है? वो उनके रिश्तेदार की पार्टी है? दूसरी पार्टियां, रामविलास पासवान की पार्टी, मुलायम सिंह यादव की पार्टी, आपका बहुजन समाजवादी पार्टी, अभी जो महाराष्ट्र में पिछले दिनों जो हुकूमत में थी पार्टी, आपका शिवसेना, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सारी पार्टियां लड़ रही हैं। MIM पर नज़र क्यों साहब? चूँकि हम वोट ला रहे हैं। पहली बार हम हारे थे, यहाँ भी पहली बार जहाँ लड़ रहे हैं, यकीनन हार जीत, लेकिन वोट तो आ रहा है हमें, और इतना वोट आ रहा है कि इज़्ज़त माब वोट आ रहा है, हमें वोट लोग कर रहे हैं। अलबत्ता उस मास में नहीं हो पाया कि जहाँ से हम सीट निकाल लें बिहार के अभी अदर ज़िलों में, लेकिन अब लड़ेंगे तो निकालेंगे। कुछ पार्टियां लड़ रही हैं लगातार। आज मैं देख रहा हूं, जब से होशो हवा से मुझे 20-25 साल 30 साल से राजनीति को समझता हूं, उनको 1200-1400 से ज़्यादा वोट नहीं मिला है, लेकिन वो पार्टी लड़ रही है, उसके खिलाफ तुम नहीं बोलती हो कुछ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में
अभी समाजवादी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई मानी जा रही थी। हम तो चंद जगहों पर लड़े। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने क्या किया पूरे उत्तर प्रदेश में लड़कर? बसपा ने क्या किया? उसको बीजेपी का बी टीम बोलने में शर्म आती है क्या? उनको बीजेपी का बी टीम बोल के दिखाए। वहाँ तो समाजवादी पार्टी थी टक्कर में, लेकिन उनको नहीं कहेगा, MIM को कहेगा। इसलिए कि यहाँ मुसलमानों का की एक पार्टी, मजबूत पार्टी जो खिदमतगार की तरफ से, आप हैदराबाद में जाकर देखें, सीमांचल को उसी रूप में हम लोग देखना चाह रहे हैं। जिस तरह से हैदराबाद के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तालीमी और हेल्थ सेक्टर में इनकलाबी काम किया है। वहाँ के बच्चे वहीं पर डॉक्टर बन रहे हैं, वहाँ के बच्चे वहीं से B.Ed कर रहे हैं, इंजीनियरिंग वहीं से कर रहे हैं। हड्डी का ऑपरेशन हो, दिमाग का ऑपरेशन हो, हार्ट का ऑपरेशन हो, किडनी का ऑपरेशन हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के ही हॉस्पिटलों में काम हो रहा है। उसी तरह से सीमांचल को लेकर हम लोग चलना चाह रहे हैं। ओवैसी हॉस्पिटल की बात आई, जिस तरह ये बात लगभग 4-5 सालों से सुनने में आ रहा है कि अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को कामयाबी मिलती है तो ओवैसी हॉस्पिटल को यहाँ पर लाया जाएगा। हालांकि 4-4 विधायक आपके जीते, 5-5 विधायक आपके जीते भी, उनमें से अगर बात करूँगा कि ओवैसी हॉस्पिटल क्यों नहीं आया तो आपका कहना हो कि लोग रहे नहीं, चले गए। लेकिन अमौर में अभी तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ही विधायक है, तो वहाँ पर क्या ओवैसी हॉस्पिटल या ऐसी कुछ सौगात देने की बात चल रही है? क्या सीमांचल को सौगात मिल पाएगा? अमौर नहीं, सीमांचल को हम देंगे इंशाअल्लाह। अनकरीब इस पर बातचीत चल रही है। यकीनन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बड़ा झटका लगा है, हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष को झटका लगा है, जो हमारे 4 विधायक गए हैं। या कोई भी शख्स एक सीमांचल को लेकर अगर चला है, सबसे कमज़ोर तबका को लेकर चला है, सबसे लिटरेचर में हम कमज़ोर हैं, हमारा जो यहाँ के बच्चे जो हैं अर्निंग के एतबार से भी देखिएगा तो सबसे कमज़ोर हैं। नदियों का जाल बिछा हुआ है, हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, सिर्फ खेती पर या बाहर पर टिका हुआ है। इस इलाके में वो पार्टी जो हैदराबाद में इनकलाब पैदा कर दिया, वहाँ से चलकर यहाँ पर आकर मेहनत घर घर कर रहे हैं। बाढ़ में जिनका घर कट रहा है उनके यहाँ हम पहुँचते हैं, भूकंप से या बाढ़ से किसी की मौत हो जाती है उनके घर पर हम पहुँचते हैं, मदद करते हैं। तो धीरे धीरे हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। 24 जो लोकसभा चुनाव होंगे उसको लेकर अख्तुल ईमान संभावित सांसद के यहाँ से प्रत्याशी है। क्या लगता है कि एक बार फिर से लोग मजलिस पर क्यों विश्वास करें, क्यों उम्मीद करें? चूँकि विधानसभा चुनाव में लोगों ने जो विश्वास किया उस विश्वास के साथ तो छल किया गया, तो इसकी क्या गारंटी है कि अख्तुल ईमान को अगर सांसद बना दिया जाए तो वो इस तरह की छल नहीं करेंगे? जो अभी छल नहीं किया वो कभी नहीं करेंगे, अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह। पार्टी ने छल नहीं किया, पार्टी तो आज भी खड़ी है यहाँ के मसाइल के साथ, पार्टी आज भी खड़ी है। आप देखिए पिछले 2 साल जो इन लोगों ने हमारे साथ रहा, पार्टी के साथ 2 साल का कार्यकलाप देख लीजिए आप। रोडों की कमी नहीं है, लगातार बन रहा है। पुलों की कमी नहीं है, लगातार बन रहा है। स्कूलों की कमी नहीं है, सब जगह बन रहा है। अच्छा, बांध पे बहुत ज़्यादा पैकेज आया हुआ है, बांध बन रहा है। सब नदियों का तटबंध पर सब लगभग टोटल पर टेंडर हो गया। तो क्या ये 2 महीना पहले जो पार्टी ज्वाइन किया है, 3 महीना पहले तो काम मिल गया? नहीं, काम एक प्रक्रिया की बात है कि आज से लड़ेंगे तो 1.5 साल 2 साल 2.5 साल के बाद काम होगा। वो नियमता है भाई, सिस्टम है उसका। आज काम हो रहा है, देख रहा है दुनिया देख रही है काम। हम जब 5 एक साथ थे, 5 विधायक जो कि सहित यहाँ तक, तो काम बेशुमार काम लिया गया। अलबत्ता ओवैसी साहब भी उस पर कुछ मदद कर रहे थे। ओवैसी हॉस्पिटल, या अभी हम लोगों ने एक सोच रखा था कि एम्बुलेंस टाइप का एक हॉस्पिटल हो जो जगह जगह जा कर के इलाज करे। फिर कई मामला चल रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, हम लोग जिस लाइन पर थे, कल 5 एक साथ बोल रहे थे, आज अकेला बोल रहे हैं, लेकिन बोल तो रहे हैं। ज़रा उन लोगों से, उन 4 से बड़ी इज्जत के साथ, चूँकि हमारे ही विधायक हैं जो आज दूसरे दल में हैं, आज ईमानदारी से दिल पे हाथ रखकर वो रात को जब सोए और वो सोचे क्या आज उन्हें बोलने का मौका मिला है विधानसभा में, मसाइल को उठाने का मौका मिल रहा है उन्हें।
मैं बहादुरगंज के विधायक जी से मैं कहना चाहूँगा कि आपको एक वक्त पूरी दुनिया देख रही थी, आज कौन देख रहा है? आपको तो वहाँ पर क्वेश्चन करने का भी सवाल करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। बहादुरगंज की बात आई तो बहादुरगंज से याद आया कि अगली बार तो आपको पार्टी में जिस काम लिया गया और पार्टी ने आपको मजबूत किया, पार्टी को आपने मजबूत किया, इस बार भी आप पार्टी के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं, लेकिन उस स्तर पर आप पार्टी में नहीं दिख रहे हैं जैसे पहले दिख रहे थे। क्या आपका भी कहीं मोह भंग तो नहीं हो चुका है? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। पहले रेगुलर हम लोग जिस अंदाज में काम किए हैं, यकीनन इंसान हैं, थकावट है, अब फिर उसी अंदाज में हम लोग चल रहे हैं। जैसे संगठन को पहले मजबूत किया था वैसे हम लोग घूम रहे हैं। हर दिन कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे, वो अलग बात है कि हम लोग सोशल साइड वगैरह में कम डालते हैं। ज़मीनी मेहनत करना, ज़मीन स्तर पर जाना, लोगों के दुख दर्द में जाना, हर जलसा या अन्य प्रोग्राम, टूर्नामेंट वगैरह जहाँ भी हमें दावत होती है हम ज़रूर पहुँचते हैं। ख़ास तौर से हमारे कार्यकर्ता जो दावत देते हैं शादी ब्याह वगैरह में भी, तो उसमें भी हम लोग पहुँचते हैं। अच्छा, उसके अलावा बाढ़, कटान, बीमारी या ऐसा कोई मसला जहाँ पैदा हो जाए तो सबसे पहले हम ही लोग पहुँचते हैं। आप देखे होंगे संगठन पर अभी काम चल रहा है और बहुत मजबूती से चल रहा है। संगठन पर काम चल रहा है और बहुत मजबूती के साथ चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हम ये सवाल समझना चाहेंगे कि जब पार्टी एक तरह से बिखर चुका विधायक हो जाने के बाद, तो फिर मासूम रज़ा को याद किया गया और फिर वो अपने काम में लग गए, लेकिन जब फिर टिकट देने की बात आएगी तो इस बार फिर मासूम रज़ा को दरकिनार कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर कोई जो आपने दबे लफ्ज़ों में कहा कि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ें तो हमको लगता है कि फिर आपके पास नहीं होगा। फिर इस बार आप अपने टिकट किसको देने वाले हैं? इस बार खुद ही लड़ेंगे, अल्लाह ने चाहा अगर पार्टी टिकट देती है तो, और इस तरह की कोई समस्या भी नहीं होगी इंशाअल्लाह। अगर मासूम रज़ा साहब को टिकट मिलता है और वो विधायक बनते हैं, तो ऐसे में 3 कामों को जानना चाहूँगा जो आप सबसे पहले करने चाहेंगे। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी परेशानी है, हम 2-3 चीज़, चूँकि यहाँ मकामी हम हैं, हमें हर हालत में यहाँ के लड़कों को रोज़गार के लिए रास्ता मौके ढूंढना पड़ेगा, पहला मामला होगा। दूसरा मामला हम हर साल झेलते हैं बाढ़ वाला मामला, और तीसरा मामला हमारे इस समाज का बच्चा इसी जगह एजुकेशन पाए और यहीं पर खिदमत करे। जिस सेक्टर में जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या और किसी सेक्टर में जाए IPS बने, है ना, IAS बने, UPSC का एग्ज़ाम दे, जिस सेक्टर पर जाए, इंजीनियरिंग का बच्चा हो, इस इलाके के लिए आके काम करे। इस इलाके को तरक्की पाने के लिए यहाँ का तालीमी मेयार को ऊंचा करना, यूनिवर्सिटियों को कायम करना, यहाँ पर कॉलेजों को बनवाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस इलाके के लिए अगर आप लड़ेंगे तो आप पाएंगे, अगर लड़ेंगे नहीं तो नहीं पाएंगे। दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती है, लोगों की जान जाती है दुर्घटनाओं में, जिसमें से एक कारण है कि सड़कों का जो चौड़ीकरण है वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन एहतियात जो नियमों का है, धड़ल्ले से धज्जियाँ उड़ाई जाती है। हम लोग अभी आ रहे थे तो बालुओं को जो ले जाया जा रहा था, खुले में ले जाया जा रहा था, जो ठेला में, गाड़ी में जो लोहा छड़ जो लाया जाता है उसे बांधा नहीं जाता है, ये सारी कारण है। जबकि प्रशासन हेलमेट के नाम पर वाहन चेकिंग अभियान चलाने का काम करता है और मोटी रकम वसूला जाता है। तो क्या किशनगंज प्रशासन को ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती है? नहीं, देखिए 2-3 बातें हैं। एक बात तो यह है कि जागरूकता की भी कमी है हमारे यहाँ। दूसरा मामला यह है कि इस पर बड़ा काम चल रहा है, जैसे 4 लेन पर काम चल रहा है, बाथरूम टू किशनगंज भी 4 लेन बनने जा रहा है। अनकरीब 6 लेन जो हुकूमत हिंद के तरफ से जानिब से गोरखपुर से लेके आसाम तक जो बनने जा रहा है उस पर भी काम होने जा रहा है। तो इससे दुर्घटनाएं कम होंगी, लेकिन हमारे लोगों को जागरूक भी होने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ अभी जो बहादुरगंज बाज़ार के अंदर आप देखे होंगे, चूँकि बहादुरगंज का नाम मैंने इसलिए ले लिया कि ये सेंटर पॉइंट है किशनगंज का, डिस्ट्रिक्ट किशनगंज का सेंटर पॉइंट है। यहाँ हर आदमी को आना पड़ता है। बाज़ार होकर के अगर आप गुजरेंगे तो बड़ी भीड़ का समस्या है, ये बात सच है। तो कई बाईपास पिछले दिनों में लिया गया था, जो इम्प्लीमेंट के लिए कई इंजीनियर अभी जगह जगह जा रहे हैं, वो भी बनेंगे, उस पर काम होगा, अनकरीब काम होगा। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि आने वाला वक्त में इससे हमें
मुक्ति मिलेंगी। इस पर हमें बेहद काम करने की ज़रूरत है कि गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को चलाना बालिग बच्चों को जिनका लाइसेंस हो वही चलाए। और लाइसेंस का मतलब यह है कि वो बालिग है, वो समझता है कि मेरी रूट क्या है, मुझे जाना कैसे चाहिए, ओवरटेक नहीं करना चाहिए, ओवरटेक करें तो किस हालात पर करें। ये सारा मामलात कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि इसके लिए एक कैंप का शक्ल प्रशासन लगाए, ख़ास तौर से DTO, MVI, ये जो दोनों विभाग हैं इनके जानिब से जगह जगह, चाहे उसको एक ड्रामा के शक्ल में हो या उसको पर्दे की शक्ल में हो, जगह जगह अगर इसका किया जाए तो इससे जागरूकता होगी। अंतिम में जाते जाते आप आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि बहादुरगंज के जो मौजूदा विधायक हैं उनके काम को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर एज ए मासूम रेजा व्यक्तिगत तौर पर पार्टी से अलग हटकर हम पूछना चाहेंगे कि आपका क्या नज़रिया है, आप किस संदर्भ में इस सारी चीज़ों को देखते हैं, उनके कार्यकाल को, उनके काम करने के तरीक़ों को, मैंने मौजूदा विधायक को लेकर आपकी क्या सोच है? नहीं, हकीकत बात तो यह है कि शरीफ आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, और ये जो सच बात है, छल कपट नहीं है बंदे में। जो करते हैं, जो बोलते हैं, साफ गोई से बोलते हैं। अलबत्ता राजनीति में परिपक्वता नहीं है, अभी आ जाएगी लोगों के बीच। बड़े लोग चुके थे, काफ़ी पैसे वाले लोग थे पहले से ही, तो एकदम ज़मीन पर उतर कर काम करना, सियासत करना, जैसे तस्लीमुद्दीन साहब, मौलाना असरार साहब और अख्तरुल ईमान साहब के अंदर देखा गया है, उस अंदाज में काम करना अभी नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा धीरे धीरे। मैं देखता हूँ दूर से कि नहीं, लोग जो फ़ोन करते हैं तो डायरेक्ट फ़ोन भी उठाते हैं, बात भी करते हैं और पहुँचने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन उन्होंने चूँकि प्लेटफॉर्म चेंज कर लिया, तो अब उस पार्टी में कितना उनको मौक़े मिलता है इलाके की आवाज़ को उठाना और इलाके के लिए लड़ना, और कितना काम ले पाता है, ये देखने वाली बात होगी। मौजूदा जो सांसद है डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब कांग्रेस से हैं, लगातार इस बार भी शायद महागठबंधन से मौका उन्हीं को मिले और आपके अख्तरुल ईमान भी एक तरफ होंगे। क्या लगता है कि दोनों में से कौन बेहतर होंगे, और अगर जो बेहतर होंगे तो वो क्यों बेहतर होंगे? क्या सारी चीज़ों को हम जाएंगे कि शहाबुद्दीन साहब सीवान कहा करते थे कि नीतीश कुमार जी परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं। मैं कहता हूं कि परिस्थिति के MP हैं हमारे जावेद साहब, और कोई खूबी नहीं है। एक खूबी है कि पढ़े लिखे हैं और टैलेंटेड हैं, इसके अलावा और कोई खूबी नहीं है। यहाँ आवाम को लेके चलने के लिए, आवाम की समस्याओं को सुनने के लिए बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता है। रोड, सड़क के लिए मुख्यमंत्री भी है, लोकल MLAs भी है, मंत्री भी है, और एक MP जो सांसद है उनके भी मिनिस्टर लोग हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन लूट रहा है, मोटेशन के नाम पर पैसा दे दिया, मोटेशन हो गया, 2 भाई की ज़मीन एक भाई बेच के निकल जाता है, बाद में पता चलता है कि आप तुम जाके मोटेशन तोड़ो, वगैरह वगैरह हालात। इन समस्याओं को सुनने के लिए ज़मीन पे उतरने की ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत है, बैठने की ज़रूरत है, कार्रवाई कराने की ज़रूरत है। बताइए कितने प्रशासनों, कितने कर्मचारियों को अब तक सस्पेंड किया गया, कितने पदाधिकारियों को जेल भेजा गया? क्या ये समस्याएं नहीं हैं? हर घर पर समस्या है। आज एक आदमी, 2 भाइयों के बीच झगड़ा है, ईंटा गिरा हुआ है, नापी सरकारी अमीन का नापी का मामला है, आवेदन दिया हुआ है, 3-3 महीना से उनको वक्त नहीं मिल रहा है। इनके लिए कौन करेगा? आप एक सांसद हैं, आपको शर्म आती है BDO ऑफिस में जाके बैठने में? कैंप लगाना चाहिए आपको। मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाता है, कई बार आपने जनता दरबार लगाया। एक सांसद होकर हमारा सवाल है भाई, मैं आपका विपक्षी पार्टी हूँ, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपने कैंप जनता दरबार लगाने का काम किया क्या? आप महीने में कई बार लगाते हैं, बहादुरगंज में कई बार आपने जनता दरबार लगाने का काम किया? आप नहीं लगाते। आपके प्रतिनिधि कहाँ हैं? आपके लोग कहाँ हैं? आपके लोगों को तो आना चाहिए ना। 1-2 शख्स है जो अच्छी शख्सियत का आदमी है, जो लड़ रहा है, मैं देख रहा हूँ उनका, जो उनकी इज़्ज़त बचाए हुए हैं, नहीं तो इनमें तो कोई क्वालिटी ही नहीं है साहब। जनता दरबार लगाने की ज़रूरत है, जनताओं के बीच जाने की ज़रूरत है, बैठने की ज़रूरत है।
अमौर की जो बात करें कि सीमांचल में पूर्णिया जिला से अमौर है, वहाँ की अगर सड़कों की बात करें या फिर वहाँ में जो नदी कटान का मामला है, मैं समझता हूँ कि अमौर की हालत और ख़राब है दीगर प्रखंडों से, विधानसभाओं से, क्योंकि वहाँ के जो विधायक वो आपकी पार्टी के और बिहार के वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। क्या वहाँ पर ज़मीन म्यूटेशन का मामले में पैसे नहीं लगते हैं? क्या वहाँ पर किसी को सस्पेंड किया गया? सारी चीज़ें कुछ जानकारियाँ हो अख्तरुल ईमान द्वारा किया गया 2-3 ऐसे कार अमौर के लिए जो जिसे आप गिना सके ऑन द कैमरा? देखिए, मैं ऑन कैमरे की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से रोहटा में वसूली का मसला हो रहा था, बाज़ार का, मवेशियों का, उस पर काम हुआ। खुले में अख्तरुल ईमान साहब का बयान है, आप देखिए उठा के, कि तुमसे म्यूटेशन के नाम पर अगर कोई पैसा मांगता है मेरे पास आओ, दरख्वास्त दो लिखकर, मैं उसको जेल भेजता हूँ। वहाँ पर क्राइम बहुत कम हुआ है। सड़क का जहाँ तक मसला है, सड़क आज से ख़राब नहीं है, 20 साल से ख़राब है, धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है, ठीक हो रहा है। खारी पुल का काम अभी पिछले दिनों में 1 सप्ताह पूर्व आपने देखा होगा, स्टेट की पूरी टीम आई हुई थी। बहुत जल्द खारी पुल पर काम होने जा रहा है। अमौर हाई स्कूल का अभी परसों मैंने दौरा किया, चूँकि मैं वहाँ 3 साल खुद योगदान दे चुका हूँ, तो विनोद जी, अभी विनोद झा जी वहाँ के HM हैं +2 के, मेरे बहुत करीबी मित्र हैं। हम लोग सब मिल कर के बैठे, उनकी सारी समस्याओं को सुना, सदर साहब से मैंने बात करी, तो मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर ही वहाँ पर एक दीवार गिर गई है। उस दीवार को का और शायद एक मकान का अभी वो देने जा रहे हैं वहाँ पर +2 में। और भी जहाँ जहाँ जो समस्याएं हैं उस पर काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। लोगों से मैंने बारीकी से पूछा कि क्या भाई पूर्व विधायक जी ठीक थे या परजन? भले नहीं, परजन तो बहुत बढ़िया है भैया। अगर 2024 शायद लोकसभा चुनाव 24 या 23 में है, 2024 में अख्तरुल ईमान साहब सांसद में जो लड़ेंगे ही तो फाइनली है, और अगर जीत जाते हैं, शायद अगर परिवर्तन का हवा चला तो जीत शायद उनकी निश्चित ही हो, अगर वो जीत जाते हैं तो अमौर का जो सीट है वो खाली होता है, तो उसके लिए किसी कार्यकर्ता को मौका दिया जाएगा या फिर वहाँ परिवारवाद की जो राजनीति है वो हावी रहेगी? नहीं, कार्यकर्ता में से ही किसी न किसी को दिया जाएगा। और परिवारवाद इसको मत कहिए, जिनके अंदर क्वालिटी होगी नेता के लायक उसी को टिकट दिया जाएगा। अब जहाँ तक मसला है, अगर ठीक है परिवारवाद, एक आपने कहा, उनके भाई एक तफ़ीम साहब जो काफ़ी एक्टिव हैं, अगर हमें लगता है कि उनको भी कहीं से खड़ा करना चाहिए तो किया जाएगा, उस लायक अगर है तो किया जाएगा। अगर हमें लगता है कि रमी साहब के अंदर क्या क्वालिटी है, उनको टिकट दिया जाएगा। जहाँ से जो लायक हैं विधानसभा में हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ छल ना करे, जीतने के बाद लोगों के प्रति समर्पित हो 100%, उनकी समस्याओं के लिए उन्हें रात दिन एक कर दे, ऐसा ही कैंडिडेट को हम लोग देंगे और कार्यकर्ताओं को ही देंगे। देश की हालात जिस तरह से चल रही है, धर्म को मुद्दा बनाया जाता है और जातिवाद को बढ़ावा दिया जाए, बेरोजगारी काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहा है, यानी देश की जो बजट है, सारी चीज़ें है डगमगा सी गई है। एक ये बात हुई कि इसको लेकर आप क्या करें। दूसरी बात है कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था राहुल गांधी की तरफ से, तो कहा गया था कांग्रेस की तरफ से कि चूंकि भारत टूट गया है तो भारत को जोड़ने की ज़रूरत है, लेकिन सच्चाई तो यह कि कांग्रेस टूट चुकी है। तो भारत जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा था या कांग्रेस जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा था? कहीं ना कहीं उन लोगों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर वो जिस हिसाब से कर रहे हैं, भाजपा को अगर हराना चाहते हैं तो उन्हें ज़मीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ईमानदार कार्यकर्ता को जोड़ना पड़ेगा। लोगों के भरोसे पर जिस तरह से पहले से राजनीति बेवकूफ़ बना करके आए हैं, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ में, कि तुम मुझे वोट दो नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी, उस भरोसे पर चलने वाला नहीं है। 16-17% जो डर के और खौफ के मारे जो उन्हें वोट कर दिया करते थे, वो अब वहाँ पर नहीं है। हम लोगों के बीच हमेशा जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, काम करते हैं और काम करना पसंद करते हैं। इन्हें करना पड़ेगा। एक बात याद आ रही थी हमें, इम्तियाज़ जलील साहब जो औरंगाबाद से सांसद है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल को, वो जब स्पीकर के सामने अपनी बातों को रख रहे थे तो बजट जो पेश किया गया है तो अल्पसंख्यकों का जो तीर्ण वाली जो व्यवस्था थी उसमें कटौती की गई है, उसको लेकर काफ़ी ज़ोरदार प्रहार किए थे इम्तियाज़ जलील साहब द्वारा। आप इस बारे में क्या कहेंगे जो कम किया गया है बजट को? अच्छा, राहुल गांधी जी क्यों खामोश है इस पर? फिर 17% वोट हमारा। आपके इस सवाल पर क्या कांग्रेसियों को चुप रहना चाहिए? आरजेडी वालों को चुप रहना चाहिए क्या? समाजवादी पार्टी को चुप रहना चाहिए क्या?
इम्तियाज़ जलील साहब ने आवाज़ उठाई, आप क्यों खामोश हैं साहब? राहुल गांधी जी और मामलात पर बोल सकते हैं, बहस कर सकते हैं, आपका भ्रष्टाचार पर बोल सकते हैं। मुसलमानों का 40% बजट का हिस्सा काट दिया गया, पैसा काट लिया गया, उस पर खामोश क्यों है? फिर हमारी वोट का आपकी ज़रूरत क्या है? फिर किस उम्मीद से कहते हैं कि मुसलमानों मुझे वोट करो? लड़ेगा MIM, वोट होगा आपको? ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए लड़ेगा MIM तो वोट भी पाएगा MIM। इन्हें चाहिए था, जिस तरह से हमारे इम्तियाज़ जलील साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में ज़ोरदार विरोध किया है इसका, इस बजट का, कि मुसलमानों का हक मारी हुई है, मुसलमानों का हक काटा गया है। इन लोगों को भी, JDU के लोगों को भी क्यों खामोश है साहब? मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों खामोश है? आज मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही है पूरे हिंदुस्तान में, हमारा बजट काट लिया गया, आप खामोश क्यों हैं? वहाँ तो MIM लड़ रही है, और जब वोट आता है तो कहते हो MIM BJP का भी टीम, MIM BJP से लड़े, दो हाथ करे। आप सक्षम भी नहीं हो, खामोश रहते हो, हमारे हक हुकूक की लड़ाई में बिल्कुल खामोश रहते हो और कहते हो कि वोट हमें दो। ये झूठ की राजनीति नहीं चलने वाली है। जो हमारे लिए करेगा हम उनके लिए करेंगे। ये इलाका अल्पसंख्यक इलाका, दलित और पिछड़े, इस मन बना चुका है। आने वाला वक्त में MIM बेहतरीन 8-10 MPs हम लोग चुनकर जा रहे हैं पार्लियामेंट। मौलाना महमूद बंदी साहब का जो बयान है, जिसको लेकर काफ़ी घमासान चल रहा है अभी, तो धार्मिक मजहबी मामला है, उस पर किस तरह से बात रखी जाए या नहीं जाए, लेकिन आप एक बाशोर समझ रखते हैं, तो इसलिए हम जानना चाहेंगे कि उस बयान को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या वो बयान सही था, क्या वो बयान गलत था, या फिर उस बयान को लेकर जिस तरह की बहस हो रही है, जिस तरह की चर्चाएं हो रही है, उसको लेकर आपकी क्या राय हो सकती है? देखिए, एक तो बात यह है कि अरशद मदनी साहब ने बात रखी थी, फिर महमूद मदनी साहब ने तायद कर दी है। मैं बल्कि कहूँगा कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बात रखी है, उनकी तायद इन लोगों ने कर दी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब शुरू दिनों से कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम इस हिंदुस्तान की धरती पर आए, और आदम अलैहिस्सलाम हमारे पहले पैगंबर हैं, हम उनकी संतान हैं। मूलतः हम लोग यहाँ के मुसलमान, जब ये दुनिया बनी थी तब से हम लोग यहाँ पर कायम हैं। अरब से यहाँ चलकर मुसलमान नहीं आया, बल्कि इस्लाम में कई नबी आए, उसमें आखिरी नबी हैं हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं संदेश ये देना चाहूँगा, ओम ईश्वर अल्लाह गॉड एक हैं। धूप सबके लिए आती है, रात सबके लिए आती है, आंधी सबके लिए आती है, हवा सबके लिए है, पानी सबके लिए है। धर्म और ज़ात देखकर नहीं है। इसलिए जिसने पैदा किया इस दुनिया को, वो चलाना जानता है इस निज़ाम को। इस निज़ाम को जो चला रहा है उसको चैलेंज जो करता है, रंग में, भेद में, फेस में, अगड़ा में, पिछड़ा में, दलितों में, कहते हैं कि ये दलित हैं, उनसे घृणा करते हैं, ये गलत चीज़ है। अल्लाह ने इस निज़ाम को, इस दुनिया में एक इंसान के अंदर रूह डाली है, वो सबके लिए सामान किया है, बराबर किया है। अगर दलित आदिवासी का भी बेटा है, उनके अंदर रूह बनाई है, एक मुर्दा इंसान को ज़िंदा करके दिखा दे, चैलेंज करते हैं, नहीं कर सकता है। ये सारा भेदभाव हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में हम इंसानों के बीच हैं। अल्लाह के नज़दीक में हम में कोई कम या कोई बेस नहीं है, ज़र्रा बराबर भी। कोई कम या बेस नहीं है, जर्रा बराबर, सब हम बराबर है। लेकिन आपके जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन नदवी साहब, वो जब भी बात करते हैं सिर्फ मुसलमानों के लिए बात करते हैं, तो क्या उन्हें हिंदुओं के लिए बात नहीं करना चाहिए? नहीं, कहीं भी नहीं। जहाँ मैं कहीं भी मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं, पिछड़ों के लिए बात करते हैं, जो विकास में पीछे रह गए हैं, तरक्की में पीछे रह गए, जो तरक्की की इस राह पर काफ़ी पीछे रह गए हैं। दलितों के लिए भी वो आवाज़ उठा रहे हैं। हिंदुस्तान की 75% आबादी दलित है, शूद्र लोग हैं, वो मुसलमान नहीं हैं। सबसे ज़्यादा अगर एक बार मुसलमान के लिए वो बोले हैं तो 75% के लिए 10 बार बोले हैं। ज़रा समझने की ज़रूरत है। नौकरियों में पीछे हैं, सरकारी नौकरियों में पीछे हैं, आज भी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए बोलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर आप देखेंगे तो 75 और 17% को जोड़ दीजिए, मास लोगों की आवाज़ उठा रहा है। उसे आप जोड़कर कड़ियों से कड़ी को जोड़िए ना,
बड़े लीडर जो बड़ी पार्टियां जो चलाते हैं, शूद्रों के लिए कितनी लड़ाई लड़े, उनके हुकूक को, दलितों के हुकूक को दबाने की ही कोशिश कर रहे हैं। आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे हैं। बड़े पोस्टों पर बैठाने से अभी जो हमारी जो राष्ट्रपति जी का जब कुर्सी पे बैठाया गया, अभिभाषण दिया गया, उससे पहले उनको शुद्ध किया गया। ये कहाँ की परंपरा है? यहाँ शुद्ध किया गया। और दूसरे मुल्कों में क्या आदिवासी नहीं बैठे हैं बड़े पोस्टों पर? उन दूसरे मुल्कों को देखें, क्या वहाँ शुद्ध किया गया? वहाँ तो और जाति के लोग हैं। चीन में उठाकर देख लीजिए आप, अमेरिका में उठा के देख लीजिए, और मुल्कों में देख लीजिए। ये क्या सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर है? नहीं, इल्म की कमी है। हम सब एक हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ। ये हमारे साथ थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश यूथ अध्यक्ष मासूम रजा साहब, जो अपने हमारे सवालों के जवाब दे रहे थे। हमारे बीच जो गुफ्तगू हुई, इसको लेकर आप क्या कुछ कह रहे हैं? आपकी क्या राय हो सकती है? आपकी राय भी काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण होता है। हम चाहेंगे कि आप अपना राय ज़रूर दें। कि आज हम आपसे विदा लेते इस वादे के साथ कि फिर हम आएँगे आपके बीच अगली अपडेट लेकर। आपसे हमारी गुजारिश है कि चैनल को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद, आदाब।